नमस्ते दोस्तों। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि आज हम प्राचीन इतिहास के सबसे गतिशील और दिलचस्प कालखंडों में से एक को देख रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, समय है लगभग 185 विशाल मौर्य साम्राज्य का सेनापति पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर देता है और बस देखते ही देखते लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैला एक साम्राज्य टुकड़ों में बिखर जाता है। यह एक जीवंत और ऊर्जावान दौर था जो प्रतिस्पर्धी राज्यों, अविश्वसनीय कला और विशाल सांस्कृतिक मेलजोल से भरा था। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के हमारे एजेंडे में एक त्वरित भौगोलिक दौरा शामिल है। पहले हम हृदय स्थल से दक्कन को देखेंगे। दूसरा, दक्षिण का संगम युग। तीसरा, उत्तर पश्चिम के आक्रमणकारी। और अंत में महान सांस्कृतिक संश्लेषण सिंथेसिस। इससे पहले कि हम विस्तार में जाएं, मैं चाहता हूं कि आप एक मुख्य सवाल अपने दिमाग में रखें। जब एक विशाल साम्राज्य बिखरता है तो सभ्यता का क्या होता है? यह मानना आसान है कि इसका उत्तर केवल अराजकता और पतन है। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे, असली जवाब कड़ी प्रतिस्पर्धा, शानदार नवाचार और कुछ आश्चर्यजनक गठबंधनों के बारे में है। जब केंद्रीय नियंत्रण फीका पड़ता है, तो स्थानीय पहचानों को चमकने का मौका मिलता है। समय को समझने के लिए इस टाइमलाइन को देखें। हम 500 वर्षों के एक विशाल अंतराल की बात कर रहे हैं, जो ईसा पूर्व बीसीई और सामान्य युग सीई के बीच के अंतर को पाटता है। हम 185 ईसा पूर्व में मौर्यों के पतन से शुरू करते हैं, दक्कन में शक्तिशाली सातवाहनों के उदय तक पहुंचते हैं, शक संवत कैलेंडर के साथ सामान्य युग की रेखा पार करते हैं और दूसरी शताब्दी ईस्वी में कुषाण साम्राज्य के पूर्ण शिखर पर समाप्त होते हैं। चलिए खंड एक शुरू करते हैं। हृदय स्थल से दक्कन तक देशी राजवंशों का उदय। शुंग और चेदी राजवंश, इन नए राजाओं ने अपनी शक्ति स्थापित करने में बिल्कुल समय नहीं गंवाया और उन्होंने इसे धर्म, साहित्य और स्मारकीय वास्तुकला के माध्यम से किया। शुंग राजवंश की स्थापना करने वाले पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सर्वोच्च सत्ता सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसे विशाल वैदिक अनुष्ठानों को पुनर्जीवित किया। लेकिन यह केवल सैन्य शक्ति नहीं थी। इस युग में साहित्य को भी प्रसिद्ध योग सूत्र का संकलन पतंजलि द्वारा इसी समय के आसपास किया गया था। शुंगों ने भरहुत स्तूप की खूबसूरती से नक्काशीदार रेलिंग जैसी अविश्वसनीय बौद्ध कला के लिए भी धन दिया। वहीं कलिंग में राजा खारवेल के नेतृत्व में उन्होंने गर्व से एक जैन भिक्षु राजा भिक्षुराज के रूप में शासन किया, जो विभिन्न विचारधाराओं के प्रति गहरा सम्मान दिखाते थे। उन्होंने उदयगिरि की गुफाओं में लुभावनी रॉक कट वास्तुकला छोड़ी है। सातवाहन और प्राचीन अंक। अब यहाँ वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि दक्कन क्षेत्र पर शासन करने वाले शक्तिशाली सातवाहन राजवंश ने शाही उपाधियों को कैसे संभाला। वे मेट्रोनोमिक्स मातृनाम पद्धति का पालन करते थे। इसका एक सटीक उदाहरण महान राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी है, जिनका नाम सीधे उनकी मां गौतमी बालश्री के नाम पर रखा गया था, जो पूरे साम्राज्य पर व्यापक प्रभाव रखने वाली एक शक्तिशाली रानी थी। सातवाहनों ने हमें कुछ और भी दिया है जो बेहद खास है। पुणे के पास नानेघाट की गुफाओं में, जिनका उपयोग वे व्यापार मार्गों पर टोल वसूलने के लिए करते थे, हमें प्राचीन ब्राह्मी अंक मिले हैं। इन नंबरों 1, 2, 4, 6, 7 और 9 को देखें। ये आज हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधुनिक अंकों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, है ना? यह शानदार ढंग से दर्शाता है कि दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले रोजमर्रा के अंक वास्तव में प्राचीन भारत में यहीं से उत्पन्न हुए थे। आर्थिक शक्ति और संगम युग। सातवाहन केवल सांस्कृतिक रूप से उन्नत नहीं थे, वे आर्थिक महाशक्ति भी थे।
हमें सातवाहन के ऐसे सिक्के मिले हैं जिनमें दो मस्तूलों और पाल वाले समुद्री जहाजों का चित्रण है। यह केवल एक चित्र नहीं है बल्कि उन्नत जहाज निर्माण और नौवहन का ठोस। वे इन जहाजों के माध्यम से रोमन साम्राज्य तक मसालों, वस्त्रों और यहाँ तक कि सोने की परत चढ़े मोतियों का व्यापार करते थे और दक्कन में अपार धन वापस लाते थे। अब खंड 2 की ओर बढ़ते हैं, दक्षिण का संगम युग। चलिए चेर, चोल। संगम शब्द का अर्थ मूल रूप से मिलन या संघ है और यह कवियों की महान सभाओं को संदर्भित करता है। संगम युग के माहौल को समझने के लिए आपको इसके साहित्य को देखना होगा, जिसमें व्यक्तिगत त्रासदी और न्याय के सामाजिक मूल्य आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य सिलप्पादिकारम या पायल की कहानी है। यह कण्णगी नाम की एक महिला की नाटकीय कहानी है। कण्णगी की कहानी और ग्रैंड अनिकट जब उसके पति कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया और पांड्य राजा द्वारा उसे फांसी दे दी गई, तो कण्णगी टूट गई। उसने सभा में जाकर अपनी मैचिंग पायल से उसकी बेगुनाही साबित की। राजा अपनी गलती पर इतना दुखी हुआ कि सदमे से उसकी मृत्यु हो गई। कण्णगी का क्रोध इतना तीव्र था कि उसने मदुरै शहर को शाप देकर जला दिया और फिर पश्चिम में चिर साम्राज्य चली गई, जहां उसे देवी के रूप में पूजा जाता है। यह कहानी शासक के धर्म या न्याय की रक्षा के कर्तव्य के बारे में है। अब एक संख्या पर गौर करें, 2000। यह उन वर्षों की संख्या है जब से ग्रैंड अनिकट या कल्लड़े निरंतर उपयोग में है। चोल राजा करिकाल द्वारा निर्मित यह कावेरी नदी पर एक विशाल जल मोड़ प्रणाली है। इसने क्षेत्र को दक्षिण के चावल के कटोरे में बदल दिया। आज भी लाखों लोगों के लिए सिंचाई का समर्थन करना मास्टर इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। दक्षिण की शक्तियां और विदेशी आक्रमण संक्षेप में कहें तो चोल कृषि के मास्टर थे। चेर पश्चिमी तट पर थे, जो रोमन साम्राज्य के साथ मसालों और हाथीदांत के व्यापार का अंतरराष्ट्रीय केंद्र थे। और पांड्य दक्षिण में एक दुर्जेय नौसैनिक शक्ति और मोतियों के व्यापार के राजा। उनकी समृद्धि इतनी प्रसिद्ध थी कि यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने भी उनके बारे में लिखा। उत्तर पश्चिम के आक्रमणकारी ग्रीक, शक और कुषाण मौर्यों की पकड़ कमजोर होने के कारण यह पहले इंडो ग्रीक आए, जो सिकंदर महान द्वारा छोड़े गए क्षेत्रीय शासकों के वंशज थे। बाद में उन्हें शको इंडो सिथियन द्वारा और फिर शको को कुषाणों द्वारा विस्थापित किया गया। सांस्कृतिक समावेशन और कनिष्क यह दर्शाता है कि इन विजेताओं ने नए वातावरण को कैसे अपनाया। विदिशा के पास आपको हेलियोडोरस स्तंभ मिलेगा। हेलियोडोरस एक इंडो ग्रीक राजदूत था, लेकिन उसने स्थानीय भारतीय देवता वासुदेव की प्रशंसा में यह स्तंभ बनवाया। यह दिखाता है कि इन विदेशी आक्रमणकारियों ने कितनी जल्दी स्थानीय संस्कृति और विश्वासों को अपना लिया। हमें ऐसे इंडो ग्रीक सिक्के भी मिले हैं जिनमें एक तरफ ग्रीक देवता और दूसरी तरफ लक्ष्मी जैसी भारतीय देवी अंकित है। इसके बाद शकों का सबसे स्थायी उपहार शक संवत कैलेंडर 1957 में इसे भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया। अंत में कुषाणों का शासन राजा कनिष्क के अधीन शिखर पर पहुंचा। कनिष्क के पास जबरदस्त राजनीतिक आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही गहरी धार्मिक सहिष्णुता भी थी। उनके सिक्कों पर एक तरफ वे स्वयं हैं और दूसरी तरफ बुद्ध या हिंदू भगवान शिव हैं। उन्होंने सिल्क रोड को सुरक्षित करके भारत को चीन और रोमन साम्राज्य से जोड़ा। यह अभूतपूर्व वैश्विक विनिमय का युग था। कला और निष्कर्ष। अंतिम खंड, महान सांस्कृतिक संश्लेषण। आप इस दौर की कला की दो प्रमुख शैलियों में इस मेलजोल को देख सकते हैं। एक तरफ उत्तर पश्चिम में गांधार शैली है, दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व में मगध शैली है। गांधार शैली में उत्तर पश्चिम
जिसमें ग्रीक, रोमन प्रभाव और भारतीय विशेषताओं का मिश्रण है। वे स्लेटी काले शिस्ट पत्थर से यथार्थवाद। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की मथुरा शैली है, जो लाल बलुआ पत्थर और पारंपरिक भारतीय सौंदर्य शास्त्र का उपयोग करती थी। एक छोटी सी दिलचस्प बात, पीतलखोरा गुफाओं में एक यक्ष की मूर्ति है, जिसके हाथ पर लिखा है कि इसे कान्हादास नाम के एक सुनार ने बनाया। सोचिए, एक कारीगर जो सोने के महीन काम के लिए प्रशिक्षित था, उसने पत्थर से उत्कृष्ट कृति तराशी। यही छोटे विवरण प्राचीन दुनिया को मानवीय और आधुनिक बनाते हैं। तो अंत में सवाल ये है, क्या किसी सभ्यता की असली ताकत जीतने में है या समाहित करने और विकसित होने? पुनर्गठन का युग कोई अंधकार काल नहीं था, बल्कि एक जीवंत युग था, क्योंकि इसमें विभिन्न संस्कृतियां खूबसूरती से एक दूसरे में मिल गई। उम्मीद है कि इस गहरे गोते ने आपकी जिज्ञासा को जगाया होगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन by continuous living tradition and a vital power of rejuvenescence. This land has readjusted itself through unnumbered transformations. जगदीश चंद्र बोस की ये बात हमें बताती है कि भारत की सभ्यता बहुत ही जीवंत रही है। समय के साथ यहाँ कई बदलाव आए, कई साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन भारत ने हर परिस्थिति में खुद को नए रूप में संगठित किया। इसी बात को समझने के लिए हम आज द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम 3 बड़े प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। Why is the period that followed the Maurya Empire sometimes called the age of reorganization? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का राजनीतिक नक्शा कैसे बदला और नए राज्य कैसे उभार कर आए? What were the values or principles that guided emperors of that period? उस समय के शासकों को कौन से आदर्श और मूल्य प्रेरित करते थे? How did foreign invaders assimilate into Indian society and contribute to cultural confluence? और जो विदेशी शासक भारत आए, वे भारत की संस्कृति में कैसे घुल मिल गए और उन्होंने भारतीय संस्कृति को किस तरह समृद्ध किया? Bhavisha and Dhruv had recovered from their journey to the Maurya Empire and were itching for another adventure. कल्पना कीजिए कि भविष्य और ध्रुव फिर से समय यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस बार वे एक ऐसे युग में पहुंचते हैं जहां अलग-अलग राज्यों की कला और संस्कृति देखने को मिलती है। उन्हें लगता है कि ये सब वस्तुएं एक ही साम्राज्य की नहीं हो सकती और उनका अंदाजा बिल्कुल सही होता है। Very little is known about Ashoka's successors to the throne. अशोका के बाद मौर्य वंश के शासकों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 185 बीसीई में अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने कर दी थी। दिस लेड टू अ ब्रेकअप ऑफ द एम्पायर। इस घटना के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे टूट गया। जो राज्य पहले मौर्य साम्राज्य के अधीन थे, वे स्वतंत्र होकर अपने अपने राज्य बनाने लगे। Many new kingdoms emerged across the subcontinent. अब भारत के विभिन्न भागों में कई नए राज्य उभरकर सामने आए। हर राज्य अपनी शक्ति बढ़ाने और अधिक क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहा था। The northwest region became weak, exposing it to invasions from outside the subcontinent. उत्तर पश्चिमी सीमा कमजोर हो गई थी। इसी वजह से बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए भारत में प्रवेश करना आसान हो गया। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। इसी कारण कुछ विद्वान इस युग को एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन यानी पुनर्गठन का युग कहते हैं। पुराने राजनीतिक ढांचे टूट रहे थे और नए राज्य बन रहे थे। भारत का राजनीतिक नक्शा लगातार बदल रहा था। द न्यू किंगडम्स नाउ कम्पीटेड फॉर टेरिटोरियल कंट्रोल। अब नए राज्यों
के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। हर राज्य अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता था। Peaceful methods like matrimonial alliances between neighboring kingdoms or the use of force in warfare were means of gaining control. कभी राज्य विवाह संबंधन के माध्यम से मित्रता और गठबंधन बनाते थे। इससे दो राज्यों के बीच संबंध मजबूत होते थे। लेकिन कई बार युद्ध भी होते थे और सेना की शक्ति के माध्यम से क्षेत्रों पर अधिकार किया जाता था। Together with those political events, there was a burst in the development of art, architecture and literature. ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनैतिक संघर्षों के बावजूद कला, साहित्य और वास्तुकला में अद्भुत विकास हुआ। इस युग ने भारतीय संस्कृति को और भी समृद्ध बना दिया। Prominent dynasties of the subcontinent included the Shungas, Chedis, Satavahanas, Cholas, Cheras and Pandyas. इस समय भारत के अंदर कई महत्वपूर्ण वंश उभर कर आए। इनमें शुंगा, चेडी, सातवाहन, चोला, चेरा और पांड्या वंश प्रमुख थे। Dynasties from outside the subcontinent included the Indo-Greeks, Shakas and Kushanas. इसी युग में कुछ विदेशी शासक भी भारत आए, जिनमें इंडो ग्रीक्स, शकास और कुशाणास का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। सर्जो एफ द शुंगास, पुष्यमित्र शुंगा फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी। अब हम शुंगा वंश के बारे में जानते हैं। पुष्यमित्र शुंगा ने शुंगा वंश की स्थापना की। उसका राज्य उत्तर और मध्य भारत के कई क्षेत्रों तक फैला हुआ था। He performed the Ashwamedha Yajna to establish himself as a powerful ruler. अपनी शक्ति और सार्वभौमता को प्रदर्शित करने के लिए उसने अश्वमेधा यज्ञ करवाया। The Ashwamedha Yajna was a Vedic ritual conducted by many rulers. अश्वमेधा यज्ञ प्राचीन भारत का एक विशेष वैदिक अनुष्ठान था। इसमें एक घोड़े को सैनिकों के साथ स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। Any territory that the horse crossed unchallenged was considered to become a part of the king's empire. जिन राज्यों से घोड़ा बिना रोके गुजरता था, उन्हें राजा के अधिकार में माना जाता था। If any ruler stopped the horse, it led to a battle. और अगर किसी राजा ने घोड़े को रोक दिया, तो युद्ध होता था। इस युद्ध से तय होता था कि अधिक शक्तिशाली कौन है। Although his empire was smaller than the Maurya Empire, he kept it safe from invaders. पुष्यमित्र का साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जितना विशाल नहीं था, लेकिन उसने अपने राज्य को सुरक्षित रखा और संभावित आक्रमणों से बचाया। The period witnessed the revival of Vedic rituals and practices. शुंगा युग में वैदिक परंपराओं और अनुष्ठानों का पुनरुत्थान हुआ। लोगों में फिर से वैदिक संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ने लगी। But other schools of thought nevertheless continued to flourish. लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अन्य धार्मिक या दार्शनिक परंपराओं का पतन हो गया। बौद्ध, जैन और अन्य विचारधाराएं भी इस समय फलती फूलती रही। संस्कृत emerged as one of the preferred languages for philosophical and literary works. इसी युग में संस्कृत भाषा का महत्व और अधिक बढ़ गया। दर्शन, साहित्य और ज्ञान की रचनाओं के लिए संस्कृत एक प्रमुख भाषा बन गई। The Yoga Sutras were compiled by Patanjali during this period. महान विद्वान पतंजलि ने इसी समय योग सूत्रों का संकलन किया। आज भी योग के सिद्धांत दुनिया भर में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। The Shungas patronized literature, art and architecture. शुंगा शासक केवल योद्धा ही नहीं थे, वे कला, साहित्य और वास्तुकला के भी बड़े समर्थक थे। The Bharhut स्तूप presents beautiful examples of Shunga art. मध्य प्रदेश में स्थित भरहुत स्तूप शुंगा कला का एक उत्तम उदाहरण है।
The Shungas added beautifully carved railings and reliefs depicting stories from the Buddha's life. यद्यपि स्तूप का निर्माण संभवतः अशोका के समय हुआ था, लेकिन शुंगा शासकों ने इसमें सुंदर नक्काशी वाले रेलिंग्स और चित्रकारियां जोड़ी। इनमें भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को दर्शाया गया है। These are considered some of the earliest examples of Buddhist art. इन्हें बौद्ध कला के सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण उदाहरणों में गिना जाता है। जब हम भारहूत स्तूप की मूर्तियों और नक्काशियों को देखते हैं, तो हमें उस समय के लोगों के कपड़े, गहने, नृत्य, संगीत और रोजमर्रा के जीवन की झलक मिलती है। इतिहासकार इन्हीं कलाकृतियों के माध्यम से प्राचीन समाज को समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। कई नए राज्य उभार कर आए, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी, लेकिन साथ ही कला, साहित्य और संस्कृति ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ। शुंगा वंश ने इस युग के आरंभिक चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। अगले भाग में हम सातवाहन साम्राज्य और उसकी अर्थव्यवस्था, व्यापार, समाज और सांस्कृतिक योगदान के बारे में विस्तार से जानेंगे। द सातवाहनास. From the limited evidence available, the Shungas seem to have waged wars with many of their neighboring regions. This may have included the Satavahanas, who ruled large parts of the Deccan from the 2nd century BCE onward to the south of the Shunga Empire. Sometimes referred to as Andhras, the Satavahanas were a powerful dynasty and their empire largely comprised present-day Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra, with different capital cities at different times. The most famous were Amravati and Pratisthana Paithana. Trade and commerce appear to have flourished in the Satavahan kingdom. यह पाठ्य पुस्तक हमें बताती है कि शुंग शासकों के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कई संघर्ष हुए थे। संभव है कि इन संघर्षों में सातवाहन भी शामिल रहे हों। सातवाहन दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र के बड़े हिस्से पर शासन करते थे। इन्हें कई बार आंध्र भी कहा जाता है। इनका साम्राज्य वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ था। अलग-अलग समय में उनकी अलग-अलग राजधानियां रहीं, जिनमें अमरावती और प्रतिष्ठान यानी आज का पैठण। पाठ्यपुस्तक विशेष रूप से यह भी बताती है कि सातवाहन राज्य में व्यापार और वाणिज्य काफी विकसित था। इसका अर्थ है कि उस समय वस्तुओं का आदान प्रदान, बाजार व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधि। Coins issued by the Satavahana rulers have been found in various regions of India, from Gujarat to Andhra Pradesh, India's western and eastern coasts. Indeed, many coins depicted ships, suggesting that maritime trade was an important part of economic life. The type of ship depicted on the coin above suggests advanced shipbuilding and navigation technologies. इतिहासकारों को सातवाहन शासकों के सिक्के गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक मिले हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उनका प्रभाव और व्यापार दोनों ही बहुत बड़े क्षेत्र तक फैले हुए थे। इन सिक्कों पर कई बार जहाजों की आकृतियां दिखाई देती हैं। जब किसी राज्य के सिक्कों पर जहाज बनाए जाएं, तो इसका अर्थ होता है कि समुद्री व्यापार उसकी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था। पुस्तक यह भी बताती है कि इन जहाज़ों की बनावट को देखकर लगता है कि उस समय जहाज निर्माण और समुद्री मार्गों की जानकारी काफी उन्नत थी। यानी सातवाहन लोग केवल व्यापार ही नहीं करते थे, बल्कि समुद्री यात्रा की तकनीक में भी कुशल थे। Agriculture flourished in the Krishna Godavari river system, which provided economic stability to the kingdom.
The Satavahanas had active trade networks that reached as far as the Roman Empire and included an exchange of goods like spices, textiles, sandalwood, and luxury items like gold plated pearls, ivory, etc. Imports included glass and perfumed ointments. Tolls and taxes on trade added revenue to the kingdom. सातवाहन राज्य की समृद्धि केवल व्यापार पर आधारित नहीं थी। कृष्णा और गोदावरी नदियों के उपजाऊ क्षेत्र में कृषि भी खूब फल फूल रही थी। अच्छी खेती से राज्य को स्थिर आय प्राप्त होती थी और लोगों का जीवन भी सुरक्षित रहता था। पाठ्यपुस्तक हमें यह भी बताती है कि सातवाहनों के व्यापारिक संबंध रोमन साम्राज्य तक थे। भारत से मसाले, वस्त्र, चंदन, सोने से मढ़े हुए मोती और हाथीदांत जैसी मूल्यवान वस्तुएं बाहर भेजी जाती थीं। इसके बदले में कांच की वस्तुएं और सुगंधित तेल भारत में आते थे। इससे हमें पता चलता है कि भारत उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। व्यापार मार्गों पर लगने वाले कर और शुल्क भी राज्य की आय का बड़ा स्रोत थे। यही धन राज्य के प्रशासन और विकास कार्यों में उपयोग किया जाता था। Economic prosperity and a relatively peaceful political period facilitated the development of literature, art, and culture, to which the Satavahanas made significant contributions. जब किसी राज्य में आर्थिक समृद्धि होती है और राजनीतिक स्थिति अपेक्षाकृत शांत रहती है, तब कला, साहित्य और संस्कृति का विकास तेजी से होता है। सातवाहन काल में भी यही हुआ। व्यापार और कृषि से प्राप्त समृद्धि ने कलाकारों, लेखकों और विद्वानों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। इसलिए यह काल केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। लाइफ अंडर द सातवाहनास। इन द सातवाहना ट्रेडिशन, प्रिंसेस वर ऑफन नेम्ड आफ्टर देयर मदर्स। बच्चों, यह सातवाहन काल की एक बहुत ही विशेष परंपरा थी। आमतौर पर हम देखते हैं कि राजा या राजकुमार अपने पिता के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन सातवाहन वंश में कई बार राजकुमारों को उनकी माता के नाम से पहचाना जाता था। यह परंपरा हमें उस समय महिलाओं के सम्मान और महत्व के बारे में भी संकेत देती है। Thus, गौतमीपुत्र सातकर्णी was named after his mother गौतमी बालश्री। इसी कारण एक प्रसिद्ध सातवाहन शासक का नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस नाम का अर्थ है गौतमी का पुत्र सातकर्णी। उनकी माता का नाम गौतमी बालश्री था। She was a powerful queen who donated land to Buddhist monks and had an important inscription carved in Nashik. गौतमी बालाश्री केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व भी थी। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान की थी। नासिक में एक महत्वपूर्ण शिलालेख भी खुदवाया गया था, जिससे हमें उनके योगदान के बारे में जानकारी मिलती है। Think about it. What, according to you, could the tradition of using the mother's name at the beginning of a king's name signify? यहाँ पुस्तक हमसे सोचने के लिए कहती है, राजा के नाम के साथ माता का नाम जोड़ने का क्या अर्थ हो सकता है? क्या यह महिलाओं के सम्मान को दर्शाता है? क्या ये बताता है कि राज परिवार में माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी? इस प्रश्न पर विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। Another set of inscriptions found in the Naneghat caves near Pune focuses on a Satavahana widow queen. अब पुस्तक हमें नानेघाट गुफाओं में मिले एक अन्य शिलालेख के बारे में बताती है। यह शिलालेख एक सातवाहन विधवा रानी के बारे में जानकारी देता है। Remarkably, she performed several Vedic rituals, including a अश्वमेधा यज्ञ। सबसे रोचक बात यह है कि उस रानी ने कई वैदिक अनुष्ठान संपन्न कराए। इनमें अश्वमेध
यज्ञ भी शामिल था। यह दर्शाता है कि उस समय कुछ रानियां धार्मिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाती थीं। द इंस्क्रिप्शंस मेंशन वैदिक गॉड्स लाइक इंद्रा, चंद्र एंड सूर्य। इन शिलालेखों में इंद्र, चंद्र और सूर्य जैसे वैदिक देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि वैदिक परंपराएं उस समय समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं। We also get a glimpse of the queen's donations, land, cows, horses, elephants, silver coins and other items. शिलालेख हमें रानी द्वारा किए गए दानों की जानकारी भी देते हैं। उन्होंने भूमि, गायें, घोड़े, हाथी, चांदी के सिक्के और अन्य मूल्यवान वस्तुएं दान में दी थीं। These donations were made to priests, guests, workers, scholars and monks. ये दान केवल पुजारियों को ही नहीं दिए गए थे। अतिथियों, श्रमिकों, विद्वानों और भिक्षुओं को भी दान दिया गया था। इसे पता चलता है कि समाज के विभिन्न वर्गों को सहायता प्रदान की जाती थी। These inscriptions are in the Brahmi script. अब पुस्तक एक और महत्वपूर्ण जानकारी देती है। ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी भारत की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण लिपियों में से एक मानी जाती है। They include a few numerals which, at times, resemble today's shapes. इन शिलालेखों में कुछ अंक भी पाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से कुछ अंक आज के अंकों से मिलते-जुलते दिखाई देते हैं। This is one of the many evidences showing that modern numerals ultimately originated in India. यही कारण है कि इतिहासकार मानते हैं कि आधुनिक अंक प्रणाली की जड़ें भारत में हैं। यह भारत के गणितीय योगदान का एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। Think about it. Which numerals look somewhat like our modern numerals? Which ones don't? अब पुस्तक विद्यार्थियों से एक और प्रश्न पूछती है। दिए गए अंकों को देखकर बताइए कि कौन से अंक आज के अंकों जैसे दिखाई देते हैं और कौन से नहीं। इस प्रकार के प्रश्न हमें इतिहास को केवल पढ़ने के बजाय समझने में मदद करते हैं। The Satavahanas were devout followers of Vasudeva, another name for Krishna. अब हम सातवाहनों के धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। सातवाहन शासक वासुदेव के भक्त थे। वासुदेव भगवान कृष्ण का ही एक अन्य नाम है। Although they also patronized other schools of thought which flourished during their rule. लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। वे केवल एक ही धार्मिक परंपरा का समर्थन नहीं करते थे। अन्य विचारधाराओं और धार्मिक परंपराओं को भी संरक्षण दिया जाता था। सातवाहन किंग्स often granted tax-free agricultural land to Vedic scholars, Jaina monks and Buddhist monks. सातवाहन राजा वैदिक विद्वानों, जैन साधुओं और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि दान में देते थे। इसका अर्थ है कि उस भूमि पर कोई कर नहीं लिया जाता था। Helping them to pursue their studies and practices. ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि विद्वान अध्ययन कर सकें और धार्मिक समुदाय अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकें। इससे शिक्षा, धर्म और संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन मिला। अगले भाग में हम कार्ला गुफाओं, पितलखोरा की यक्ष प्रतिमा, विभिन्न व्यवसायों के लोगों की कला कुशलता और सातवाहन साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ेंगे। Figure 6.11 The Karla Caves near Lonavala in present-day Maharashtra, to which the Satavahanas contributed during their reign. These caves were made for Buddhist monks. अब पुस्तक हमें कार्ला गुफाओं के बारे में बताती है। कार्ला गुफाएं वर्तमान महाराष्ट्र के लोनावला के पास स्थित हैं।
सातवाहन शासकों ने इनके निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये गुफाएं विशेष रूप से बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थीं। Notice the magnificent pillars and the stone replica of a stupa in the center, all of it carved out of a rocky hillside. पुस्तक हमें इन गुफाओं को ध्यान से देखने के लिए कहती है। इनके अंदर विशाल स्तंभ दिखाई देते हैं और बीच में पत्थर से बनाया गया स्तूप भी है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह सब किसी पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। सोचिए, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले बिना आधुनिक मशीनों के इतना भव्य निर्माण कैसे किया गया होगा। फिगर 6.12 A yaksha, a minor deity associated with nature from the Pitalkhora caves, Maharashtra, carved in the Satvahana period. R.C. Rivyascore tool tar the Bivinda, Mar is the a minor deity associated with nature from the Pitalkhora. अब पुस्तक हमें पितलखोरा गुफाओं की एक मूर्ति दिखाती है। यह एक यक्ष की प्रतिमा है। भारतीय परंपरा में यक्षों को प्रकृति से जुड़ी दिव्य शक्तियों के रूप में माना जाता था। यह मूर्ति सातवाहन काल की कला का एक सुंदर उदाहरण है। थिंक अबाउट इट। अब पुस्तक एक रोचक प्रश्न पूछती है। दिस स्कल्पचर ऑफ अ यक्षा फ्रॉम पिटलखोरा कैरीज एन इंस्क्रिप्शन ऑन इट्स हैंड, मीनिंग मेड बाय कन्हदासा, अ गोल्डस्मिथ। इस यक्ष प्रतिमा पर एक शिलालेख अंकित है। उसमें लिखा है कि यह मूर्ति कन्हदास नामक एक सुनार द्वारा बनाई गई थी। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग टू सी दैट अ गोल्डस्मिथ कुड ऑल्सो क्राफ्ट अ स्कल्पचर मेड ऑफ स्टोन? यह वास्तव में आश्चर्य की बात है। एक सुनार का मुख्य काम सोने चांदी के आभूषण बनाना होता है, लेकिन यहाँ वही व्यक्ति पत्थर की मूर्ति भी बना रहा है। What do you think this tells us about people's professions at the time? इससे हमें क्या पता चलता है? संभव है कि उस समय के कारीगर अनेक प्रकार की कलाओं में निपुण होते थे। वे केवल एक ही काम तक सीमित नहीं रहते थे। यह उस युग के शिल्पकारों की उच्च कौशल क्षमता को दर्शाता है। In the 3rd century CE, the Satavahana Empire fragmented into smaller independent kingdoms. अब हम सातवाहन साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ते हैं। 3री शताब्दी ईस्वी तक सातवाहन साम्राज्य टूटकर कई छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों में बट गया। Several factors contributed to its disintegration, the most significant one being weak central control and a gradual economic decline. इसके पीछे कई कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण था केंद्रीय शासन का कमजोर हो जाना। जब राजधानी का नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है, तब प्रांतीय शासक अधिक स्वतंत्र होने लगते हैं। साथ ही धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगी थी। Once again, this paved the way for regional powers to assert or reassert their dominance and establish new kingdoms. जैसा कि हमने पहले भी देखा है, जब कोई बड़ा साम्राज्य कमजोर होता है, तब नए क्षेत्रीय शासक उभरने लगते हैं। सातवाहन साम्राज्य के टूटने के बाद भी यही हुआ। कई नए राज्य स्थापित हुए और भारत का राजनीतिक नक्शा फिर से बदलने लगा। फ्रेंड्स, आज हमने इस चैप्टर में अब तक समझा कि मौर्य एम्पायर के बाद इंडिया में कैसे नए पॉलिटिकल चेंजेस आए। हमने देखा कि एक बड़े एम्पायर के बाद कई नए किंगडम्स का राइज हुआ। शुंगा डायनेस्टी ने नॉर्थ इंडिया के कुछ रीजन्स में रूल किया और इस पीरियड में वैदिक ट्रेडिशंस के साथ साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे अदर आइडियाज भी कंटिन्यू रहे। हमने सातवाहन डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ा, जो डेक्कन रीजन की एक इम्पॉर्टेंट पावर बनी। सातवाहन्स ने ट्रेड, एग्रीकल्चर और कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया।
इस समय इंडिया के अलग अलग रीजन्स रोड्स और सी रूट्स के थ्रू कनेक्टेड थी। ट्रेड की वजह से सिटीज ग्रो हुई और इंडिया का कनेक्शन दुनिया के दूसरे पार्ट्स से भी बढ़ा। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा कि एंशियंट इंडिया में किंगडम्स का राइज सिर्फ युद्ध के थ्रू नहीं हुआ, बल्कि ट्रेड, कल्चर और न्यू आइडियाज के डेवलपमेंट के थ्रू भी हुआ। बाकी किंगडम्स फॉरेन रूलर्स जैसे इंडो ग्रीक्स, शाकास, कुशाणास और उनके इम्पैक्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।